स्टूडेंट्स, नीना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं हिंदी एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का छठा अध्याय मेरे बचपन के दिन पढ़ेंगे, जिसकी लेखिका महादेवी वर्मा जी हैं। मेरे बचपन के दिन, ये कहानी बच्चों महादेवी वर्मा ने लिखी है, जिसमें वे अपनी बचपन की स्मृतियों को उन्होंने आधार बनाया है और अपनी बचपन की सारी यादों को लिखा है। जब वो विद्यालय में पढ़ रही थी तो अपनी विद्यालय की सहपाठिनों के साथ उन्होंने कैसा समय बिताया, अपने छात्रावास मतलब हॉस्टल के जीवन के बारे में। और इस कहानी से उन्होंने हमें स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसंगों को भी बताया है। ये बताया है कि किस प्रकार से उस समय में जब वे छोटी थी, स्कूल में पढ़ती थी, तब उस समय लोग एक दूसरे से भेदभाव नहीं करते थे, कोई सांप्रदायिक दंगे नहीं होते थे, लोग हिंदू मुस्लिम का भेदभाव नहीं करते थे। सभी लोग किस प्रकार से एक परिवार की तरह भाईचारे के साथ मिलजुल कर रहते थे। तो आइए इस कहानी को पढ़ते हैं, शुरू करते हैं और इससे हम भी कुछ ऐसी ही सीख लेने की कोशिश करते हैं। आइए इस कहानी को शुरू करें। मेरे बचपन के दिन, बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है। कभी कभी लगता है जैसे सपने में सब देखा होगा। परिस्थितियां बहुत बदल जाती हैं अपने परिवार। हाँ, यहाँ पर ये बता रही हैं कि जो बचपन की स्मृतियां होती है, जो बचपन की यादें होती हैं, उनमें एक अलग सा ही, विचित्र सा मतलब अलग सा, आकर्षण मतलब अट्रैक्शन होता है। और कभी कभी ऐसे लगता है कि वो सब कुछ सपने में देखा होगा। ठीक है, क्योंकि जब तक बड़े होते हैं परिस्थितियां बहुत बदल जाती हैं और वो जो बचपन की यादें, वो ऐसे लगता है कि वो शायद सपना होगा, क्योंकि आज के समय में तो वैसा सब कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, फिर ये बताती हैं कि अपने परिवार में ये कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई, पैदा हुई। कहने का तात्पर्य है कि इनके परिवार में 200 वर्ष तक कोई लड़की ही नहीं थी। ठीक है, इन्होंने सुना है कि उसके पहले लड़कियों को पैदा होते ही परम धाम भेज देते थे। कहने का मतलब लड़कियों को होते ही मार दिया जाता था। ठीक है, फिर इनके जो बाबा थे उन्होंने दुर्गा पूजा की, क्योंकि जो इनकी कुल देवी थी वो माँ दुर्गा थी। फिर उस पूजा का फल इनको प्राप्त हुआ कि लेखिका पैदा हुई, महादेवी जी पैदा हुई और इनकी बहुत ही खातिर हुई। ठीक है, इनको बहुत ही लाडों से पाला गया कह लो। ठीक है, और जो सब कुछ पहले की लड़कियों को सहना पड़ा, इनसे पहले कि जो कई पीढ़ियों पहले जो लड़कियां हुई, उनको जो यातनाएं जो सहना पड़ा कि उनको होते ही परम धाम भेज दिया गया, ऐसा कुछ भी इनको सहन नहीं करना पड़ा। ठीक है, इनके परिवार में जो इनके बाबा थे वो फारसी और उर्दू जानते थे। फारसी उर्दू की ही लिपि है, उर्दू बोलने में और फारसी उसी को ही लिखना। ठीक है, वो जानते थे। और इनके पिताजी ने अंग्रेजी पढ़ी थी, हिंदी का तो इनके घर में कोई वातावरण ही नहीं था। ठीक है, ये अब यहाँ से देखो कि ये हिंदू थी, उसके बावजूद भी जो इनके पिताजी थे अंग्रेजी जानते थे और फारसी जानते थे। ठीक है, फिर ये बता रही हैं जो इनकी माता थी वो जबलपुर से आई और तब वो अपने साथ हिंदी लाई। वे पूजा पाठ भी बहुत ज़्यादा करती थी और सबसे पहले इनकी माता ही थी जिन्होंने इनको पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। पंचतंत्र में कहानियां होती है ना बहुत सारी, वो पढ़ना सिखाया। और इनके बाबा कहते थे कि इसको हम विदुषी बनाएंगे, मतलब लेखिका को, महादेवी वर्मा को विदुषी बनाएंगे। विदुषी क्या होती है कि ज्ञानी महिला, जैसे कहेंगे कि इसे बहुत ज्ञान देंगे। ठीक है, मेरे संबंध में उनका विचार बहुत ऊंचा रहा। ठीक है, कि कहाँ इनसे पहले की जो पुरानी पीढ़ियों की जो लड़कियां थी, इन्हीं के घर में, इन्हीं के खानदान में कह लो। ठीक है, वो उनके साथ कैसा व्यवहार था और कहाँ इनको बहुत ही ज्ञान देने की बात हो रही है, इनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया जा रहा है, लाडों में पाला जा रहा है। ठीक है, तो इनके साथ जो व्यवहार था सबका बहुत ही अच्छा था। ठीक है,
और इनको लेकर बहुत ही ऊंचे विचार थे। फिर आगे बताते हैं कि इसलिए पंचतंत्र भी इन्होंने पढ़ा, संस्कृत भी पढ़ी, और ये अवश्य चाहते थे, मतलब इनके जो बाबा थे वो अवश्य चाहते थे कि वे उर्दू फारसी भी सीख लें, लेकिन वो इनके बस में नहीं था, इनके वश में नहीं था, मतलब वो नहीं सीख पा रही थी। ठीक है, सबकी अपनी अपनी रुचि होती है। ठीक है, तो इनको उर्दू और फारसी में कोई रुचि नहीं थी, वो ये नहीं सीख पा रही थी। ठीक है, फिर जब एक दिन इन्होंने मौलवी साहब को देखा, महादेवी जी ने मौलवी साहब को देखा, तो बस दूसरे दिन में चारपाई के नीचे वो दूसरे दिन वे चारपाई के नीचे जा छिपी। ठीक है, कि इनको मौलवी साहब का हो सकता है कि उनकी भाषा भी नहीं पसंद आ रही थी, तो कहने का तात्पर्य इनको उर्दू में कोई रुचि नहीं थी, इसलिए मौलवी साहब आए तो ये चारपाई के नीचे जा छिपी। तब पंडित जी आए संस्कृत पढ़ाने। माँ थोड़ी संस्कृत जानती थी इनकी, और गीता में उन्हें विशेष रुचि थी। पूजा पाठ के समय महादेवी जी भी उनके साथ बैठ जाती थी और संस्कृत सुनती थी। इसके उपरांत इनको एक मिशन स्कूल में डाल दिया गया। ठीक है, उसमें इनका दाखिला करा दिया गया। मिशन स्कूल मतलब जो ईसाइयों द्वारा चलाया जाए, ठीक है, क्रिश्चियन द्वारा। तो उस स्कूल में इनका दाखिला करा दिया गया। मिशन स्कूल में वातावरण दूसरा था, प्रार्थना भी दूसरी प्रकार की थी। ठीक है ना, उनकी भाषा थोड़ी सी अलग होगी, उनकी प्रार्थना अलग होगी, तो वहां का माहौल ही अलग था। इनका मन वहां पर नहीं लगा, फिर इन्होंने वहां पर जाना बंद कर दिया। जाने में रोने धोने लगी। तब उन्होंने फिर क्या करा, जो उनके माता पिता थे, उन्होंने क्रॉसवेट गर्ल्स कॉलेज में इनको भेजा, जहां वे 5वें दर्जे में भर्ती हुई, मतलब 5वीं कक्षा में इनको भर्ती कराया गया। ठीक है, और यहाँ का वातावरण जो था वो बहुत अच्छा था उस समय। हिंदू लड़कियां भी थी, क्योंकि इनको जो भाषा पसंद आ रही थी, जिस तरीके का वातावरण इनको पसंद आ रहा था, वैसा वातावरण इनको वहां मिला। डालने को तो इनको मिशन स्कूल में भी डाला गया, लेकिन इनको वहां का माहौल नहीं पसंद आया, भाषा प्रार्थना कुछ भी पसंद नहीं आया। ठीक है, फिर जब ये दूसरे इनको क्रॉसवेट गर्ल्स कॉलेज में डाला गया, तो वहां इनको अच्छा लगा। वहां पर हिंदू लड़कियां भी थी, ईसाई लड़कियां भी थी। ठीक है, और इन सब का मेस एक ही था। मेस मतलब भोजनालय, जहां पर भोजन किया जाता है। ठीक है, और उस मेस में प्याज तक नहीं बनता था। ठीक है, कि खाने में प्याज नहीं डाला जाता था। वहां छात्रावास के हर कमरे में 4 छात्राएं रहती थी। छात्रावास मतलब हॉस्टल, कि वो गर्ल्स का था, लड़कियों का था, और वहां पर हर एक कमरे में 4 लड़कियां रहती थी। उनमें जो इनकी सबसे पहली साथी जो बनी, सहेली बनी, उसका नाम था सुभद्रा कुमारी, जो कि 7वें दर्जे मतलब 7वीं कक्षा में पढ़ती थी, इनसे 2 साल सीनियर थी। वे कविता लिखती थी, और महादेवी जी भी बचपन से ही तुक मिलाती आई थी। ठीक है, तुकबंदी करते हैं ना, कविताएं लिखते हैं जो, ठीक है, तो तुक मिलाती आई थी, जो कि कविता लेखन की ही एक पहचान थी, जिससे पता चलता था कि आगे वे भी कविताएं लिख सकती हैं। बचपन में माँ लिखती थी, पद भी गाती थी। ठीक है, तो जब माँ लिखती थी, ये माँ के संपर्क में पली बड़ी, माँ से शिक्षा दीक्षा ली, तो इनके अंदर भी वो गुण आना संभव था। ठीक है ना, स्वाभाविक ही था कि ऐसा होगा। मीरा के पद विशेष रूप से इनकी माँ गाती थी। सवेरे सुबह के समय में क्या गाती थी, कृपा निधान पंछी बन बोले, हाँ सॉरी, जागिए कृपा निधान पंछी बन बोले। हाँ, जागिए, कृपा निधान जो कृपा करे, ठीक है, ईश्वर, की पंछी बन बोले, कि वन में पंछी बोलने लगे हैं, जाग जाइए, मतलब ईश्वर से प्रार्थना कर रही है। ठीक है, ये प्रभाती वो गाती थी, सुबह के समय में गाई जाने वाले को प्रभाती कहते हैं, प्रभात के समय में गाने वाले। ठीक है, शाम को मीरा का कोई पद गाती थी। सुन सुनकर महादेवी जी ने भी ब्रज भाषा में लिखना आरंभ किया। यहाँ आकर देखा कि सुभद्रा कुमारी जी खड़ी बोली में लिखती थी। ठीक है, अब जब माँ के साथ
भजन करती थी, सुनती थी, तो ब्रज भाषा सीखी, उसमें ये लिखने लगी। और जब छात्रावास में आई तो जो इनकी सखी बनी सुभद्रा कुमारी, जो कि 7वीं कक्षा में थी, वो खड़ी बोली में लिखती थी, फिर ये भी वैसे ही लिखने लगी। ठीक है, लेकिन सुभद्रा जी बड़ी थी, प्रतिष्ठित हो चुकी थी, कहने का मतलब वो बहुत इस बारे में प्रतिष्ठा पा चुकी थी, ज्ञान पा चुकी थी, आदर पा चुकी थी। ठीक है, उनसे छिपा छिपा कर लिखती थी, क्यों लेखिका जो थी महादेवी जी, उनसे छिपा छिपा कर लिखती थी। कहीं ना कहीं कह लो कि इनको शर्म आती थी या एक झिझक होती थी कि कहीं कोई गलती ना हो। ठीक है, तो इससे उनसे छिपा कर लिखती थी। ठीक है, फिर एक दिन सुभद्रा कुमारी ने महादेवी जी से कहा कि तुम कविता लिखती हो, तो इन्होंने क्या कहा डर के मारे, नहीं। अंत में उन्होंने क्या किया कि महादेवी जी के डेस्क की किताबों की तलाशी ली और बहुत कुछ निकल पाया उसमें। ठीक है, बहुत कुछ निकला। तब जैसे किसी अपराधी को पकड़ते हैं, ऐसे उन्होंने एक हाथ में कागज लिया और एक हाथ से महादेवी जी को पकड़ा और पूरे हॉस्टल में दिखाया कि ये कविता लिखती है। ठीक है, कि सबको बता दिया कि ये कविता लिखती है। फिर तो क्या हुआ, उसके बाद तो इनकी मित्रता हो गई। मतलब वो कोई लड़ाई नहीं कर रही है इनसे, बल्कि इनकी तारीफ कर रही है, इनकी प्रशंसा कर रही है कि देखो ये ऐसी सी कविताएं लिखती है। फिर इन दोनों में मित्रता जो थी वो पक्की हो गई। और क्रॉस वेट में एक पेड़ की डाल नीची थी, हाँ, एक पेड़ की नीची डाल थी, उस पर क्या था, ये दोनों बैठ जाती थी। और जिस समय में लड़कियां खेलती होती थी तो उस समय में ये लोग तुक मिलाती थी। ठीक है, कि बैठे बैठे तुक मिलाती थी और कहीं ना कहीं कविताओं की रचना करती थी। उस समय एक पत्रिका निकलती थी, मैगजीन जिसे कहते हैं, जिसका नाम था स्त्री दर्पण। उसी में ये अपनी ये लिखी हुई कविताएं भेजती थी और इनकी जो तुकबंदी थी या कविताएं कह लो, वो छप भी जाती थी। फिर वहां पर कवि सम्मेलन होने लगे और इसमें ये दोनों जाने लगी। ठीक है, कह रही है कि हम लोग भी उसमें जाने लगे। हिंदी का उस समय पे में बहुत प्रचार प्रसार था, उस समय हिंदी को बड़ा माना जाता था। ठीक है, फिर ये बता रहे हैं कि आगे सन 1917 में यहाँ आई थी। उसके उपरांत गांधी जी का सत्याग्रह आरंभ हो गया, कि 1917 में ये हॉस्टल में आई थी और उसके बाद गांधी जी का सत्याग्रह आरंभ हो गया और आनंद भवन स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र हो गया। ठीक है, आनंद भवन स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र बन गया फिर। और जहां तहां हिंदी का भी प्रचार चलता था। कवि सम्मेलन होते थे, हाँ, कि हिंदी का भी प्रचार होता था, कवि सम्मेलन होते थे। और इनके स्कूल से जो मैडम थी वो इनको साथ में लेकर जाती थी और फिर ये कविता सुनाते थे। कभी हरिऔध जी अध्यक्ष बनते थे कि प्रेसिडेंट बनते थे, और कभी श्रीधर पाठक होते थे, कभी रत्नाकर जी होते थे, तो कभी कोई और होता था। ठीक है, कि जो कि उसके प्रेसिडेंट बनते थे। तो वहां पर इनकी जो मैडम थी वो इनको लेकर जाती थी और ये इंतजार करती थी कि कब नाम पुकारा जाए, इसका बेचैनी होती थी कि कब मेरा नाम पुकारा जाए। और फिर ये बता रही है कि इनको प्राय मतलब अक्सर इनको प्रथम पुरस्कार मिलता था, फर्स्ट प्राइज मिलता था कविताओं को सुनाने में। ठीक है, 100 से कम पदक नहीं मिले होंगे उसमें, इनको कम से कम 100 पदक मिल चुके थे, मेडल मिल चुके थे। ठीक है, एक बार की घटना फिर इनको याद आती है कि एक कविता पर इन्हें चांदी का एक कटोरा मिला, बड़ा ही सुंदर था, नक्काशीदार था। उस दिन सुभद्रा नहीं गई थी। ठीक है, सुभद्रा इनके साथ नहीं गई थी, वो प्राय नहीं जाती थी कवि सम्मेलन में। फिर उनसे आकर कहा इन्होंने कि देखो मेरे को ये मिला। सुभद्रा ने कहा ठीक है, अब तुम एक दिन खीर बनाओ और मुझको इस कटोरे में खिलाओ। ठीक है, सुभद्रा को दिखाया जो इनकी मित्र थी, तो उसने कहा कि तुम इसमें एक दिन खीर बनाओ और मुझे इस कटोरे में खिलाओ, जो कि पुरस्कार रूप में मिला था महादेवी जी को। ठीक है, फिर इसी बीच में आनंद भवन में बापू आए, मतलब गांधी जी आए। और ये लोग क्या करते थे, अपने जेब खर्च में से हमेशा एक या दो आने बचा लेते थे
और जब भी बापूजी आते थे तो ये उनको वो पैसे दे देते थे। ये देश के लिए करते थे ऐसा काम कि देश सेवा में कहीं ना कहीं वो पैसे काम में आए, और ये बापूजी को दे देते थे कि स्वतंत्रता आंदोलन में, देश के किसी भी काम में वो पैसे काम आ जाए। और उस दिन जब बापूजी आए तो ये उनके पास जाकर अपना कटोरा दिखाती हैं और बताती हैं कि कविता सुनाने में मुझको ये मिला है। तो बापूजी कहते हैं अच्छा, तो फिर वो कहते हैं कि क्या मुझे दोगी ये? ठीक है। अब जो महादेवी वर्मा जी थी उनको ये उम्मीद थी कि वो पूछेंगे कि कविता कौन सी थी, सुनाने को कहेंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने वो कटोरा उनसे मांग लिया। ठीक है। अब क्या हुआ, लौट कर जब इन्होंने सुभद्रा जी से कहा कि कटोरा तो चला गया, सुभद्रा जी ने कहा और जाओ दिखाने। फिर बोली, देखो भाई, खीर तो तुमको बनानी होगी। अब तुम चाहे पीतल की कटोरी में खिलाओ, चाहे फूल के कटोरे में। फिर भी मुझे मन ही मन प्रसन्नता हो रही थी कि पुरस्कार में मिला। अपना कटोरा मैंने बापू को दे दिया। ठीक है, बापूजी को इन्होंने वो अर्पण किया, दिया कटोरा जो इनको पुरस्कार रूप में मिला था। पर इनकी सहेली क्या बोलती है कि खीर तो बनानी होगी, फिर चाहे मुझे उस कटोरे में खिलाओ या किसी पीतल के कटोरे में या फूल के कटोरे में, लेकिन मुझे खीर बना के खिलाना। ठीक है। अब सुभद्रा जी छात्रावास छोड़कर चली गई। शायद उसने इसीलिए ही कहा था क्योंकि वो छात्रावास छोड़कर जाने वाली थी। तब उनकी जगह पर एक मराठी लड़की आई। ठीक है, जो इनके साथ कमरे में रही, जिसका नाम था जेबुनिस्सा। ठीक है, एक मराठी लड़की आकर रही, वह कोल्हापुर से आई थी। और जेबुन इनका बहुत सा काम कर देती थी, कभी इनका डेस्क साफ कर देती थी, कभी किताबें ठीक से रख देती थी। इससे क्या होता था, इनको ज्यादा समय मिल जाता था कविताएं लिखने के लिए। जेबुन मराठी शब्दों से मिली जुली हिंदी बोलती थी। फिर उससे क्या हुआ कि उससे इनको भी बहुत कुछ मराठी में सीखने को मिला। वहां एक उस्तानी जी थी, जीनत बेगम। उस्तानी मतलब स्कूल के मिस्ट्रेस या टीचर कह लो। ठीक है, जीनत बेगम। जेबुन जो इन मराठी लड़की थी, जब इकड़े तिकड़े या लोकर लोकर जैसे मराठी शब्दों को मिलाकर कुछ कहती तो उस्तानी जी से टोके बिना न रहा जाता। वहां देसी कोवा मराठी बोली। जेबुन कहती थी, नहीं उस्तानी जी, यह मराठी कोवा मराठी बोलता है। हाँ हाँ, जो उनकी टीचर थी उस्तानी जी, वो मजाक में ऐसी बोलती थी कि देसी कोवा मराठी बोली, कि मतलब तुम तो यहाँ की और मराठी बोलती हो। वो कहती है कि नहीं, मैं मराठी हूँ, कि मराठी कौवा मराठी बोलता है, कि मैं मराठी हूँ और मराठी बोलती हूँ। आगे कहती है कि हम मराठी हूँ तो मराठी बोलेंगे। ठीक है, ऐसे वो कहती हैं। आगे फिर उस समय, हाँ, लेखिका बता रही है कि उस समय सांप्रदायिकता बिल्कुल भी नहीं थी। देखो किस तरीके से अलग अलग भाषा के, अलग अलग राज्य के लोग कैसे एक दूसरे के साथ मिलकर रह रहे हैं, साथ में रह रहे हैं, एक कमरा जो है शेयर कर रहे हैं। ठीक है, और साथ में खा रहे हैं, उनका मेस भी एक था। ठीक है, जो अवध की लड़कियां थी वे आपस में अवध में बोलती थी, जो बुंदेलखंडी से आती थी आपस में उस भाषा में बोलती थी। ठीक है, उनमें कोई अंतर नहीं आता था, और ये सब हिंदी भी पढ़ते थे, उर्दू भी पढ़ते थे। ठीक है, लेकिन आपस में अपनी अपनी भाषा में ही बोलते थे। और ये बहुत बड़ी बात है कि ये एक ही मैस में खाते थे, एक ही प्रार्थना साथ में खड़े होकर करते थे, लेकिन आपस में कोई वाद विवाद नहीं था, और अपनी अपनी भाषा में भी बोलते थे। फिर भी एक भाषा जो इनको पढ़ाई जाती थी वो भी इकट्ठे पढ़ती थी, एक साथ प्रार्थना करती थी। ठीक है, उस समय क्योंकि सांप्रदायिकता नहीं थी, कोई भी धर्म को लेकर, जाति को लेकर, किसी भी चीज को लेकर भेदभाव नहीं किया जाता था। फिर आगे बता रही हूँ कि जब ये विद्यापीठ में आई, कि उस हॉस्टल से निकलकर विद्यापीठ में आई, तब तक इनके बचपन का वही क्रम चला जो आज तक चलता आ रहा है। कभी कभी बचपन के संस्कार ऐसे होते हैं कि हम बड़े हो जाते हैं तब तक चलते हैं। बचपन का एक और भी संस्कार था कि हम जहाँ रहते थे वहाँ ज्वारा के नवाब रहते थे। अभी अपने बचपन की वो बात ये बता रही है, जब हाँ विद्यापीठ में आ गई, जब बड़ी हो गई, कि वहां पर क्या था, ज्वारा के नवाब भी रहते थे। नवाब मतलब एक प्रकार से राजा कह लो, कि उस जगह के हेड। ठीक है,
ज्वारा जगह का नाम है, कि वहाँ के नवाब भी रहते थे। अब उनकी नवाबी जो थी वो छिन चुकी थी, कि अब उनके कोई नवाबी नहीं रही थी, पुराने नवाब थे लेकिन वो वहाँ पर रहते थे। ठीक है, और नवाबों की जो पत्नी होती है उनको बेगम साहिबा कहा जाता था। ठीक है, वे बेचारे एक बंगले में रहते थे, उसी कंपाउंड में लेखिका बता रही हैं कि हम लोग भी रहते थे। बेगम साहिबा कहती थी कि हमको ताई कहो, और ये सब उनको ताई कहते थे। लेखिका, उनके घर के बाकी सब बच्चे, भाई बहन, सब ये लोग उनको ताई कहते थे। फिर ये बता रही है उनके बच्चे हमारी माँ को चची जान कहते थे। तो देख रहे हो, अलग अलग धर्म के होने के बावजूद भी सब एक दूसरे को कैसे ताई और चाची बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं, मतलब उस समय पुकारते थे। फिर ये कह रहे हैं कि हमारे जन्मदिन वहां मनाए जाते थे और उनके जन्मदिन हमारे यहाँ मनाए जाते थे। उनका एक लड़का था जिसको वो राखी बांधने के लिए कहती थी। ठीक है, और सुबह सवेरे से ही वो उसको पानी भी तक नहीं देती थी, कुछ खाने नहीं देती थी, कि बहनें जब राखी बांधेंगी उसके बाद ही कुछ खाना, तब तक निराहार रहना, मतलब निराहार, बिना आहार के, बिना भोजन के। और बार बार कहती थी कि भाई भूखा बैठा है, राखी बांधने के लिए आ जाओ। फिर ये बताती हैं कि हम लोग जाते थे और इनको फिर वहां से कुछ ना कुछ मिलता भी था। इसी तरीके से मोहर्रम के समय उन लोगों के हरे कपड़े बनते थे, इनके भी हरे कपड़े बनते थे। ठीक है, कोई भेदभाव नहीं। फिर आगे चलकर ये बताती हैं महादेवी जी कि हमारा भी एक छोटा भाई हुआ तो ताई साहिबा ने पिताजी से कहा। ताई कौन? वही बेगम साहिबा। ठीक है, उन्होंने इनके पिताजी से कहा कि देवर साहब से, इनके पिताजी के लिए कहा कि देवर साहब से कहो वो मेरा नेक ठीक करके रखें, मैं शाम को आऊंगी। वे कपड़े वपड़े लेकर आई। हमारी माँ को वे दुल्हन कहने लगी। दुल्हन जिनके ताई चाची नहीं होती है वो अपनी माँ के कपड़े पहनते हैं, नहीं तो 6 महीने तक चाची ताई पहनाती हैं। मैं इस बच्चे के लिए कपड़े लाई हूँ, यह बड़ा सुंदर है, मैं अपनी तरफ से इसका नाम मनमोहन रखती हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल एक जैसे सगी ताई जैसे एक फर्ज निभाती है, इस प्रकार से निभाती हैं। ये बता रही हैं कि मेरे छोटे भाई के लिए कपड़े लेकर आई और मेरी माँ को दुल्हन कहती थी, ऐसा महादेवी जी बता रही हैं। और इनके पिताजी से कहती हैं कि मेरा नेक तैयार रखें, कि जो कि बच्चे की ताई को मिलना चाहिए। ठीक है, और फिर वे अपनी तरफ से उसका नाम मनमोहन रख देती हैं। ठीक है, बिना किसी भेदभाव के। फिर आगे कहती हैं कि वही प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के भी रहे। कहने का तात्पर्य, ये ऐसा इसलिए बता रही हैं कि वो ये बने, कि कहने का तात्पर्य इनके छोटे भाई का नाम वही चला जो ताई साहिबा ने दिया, जो कि एक मुस्लिम महिला थी, लेकिन फिर भी उनका दिया हुआ नाम ही आगे चलता रहा, क्योंकि उस समय में कोई भेदभाव नहीं था। उनके यहाँ भी हिंदी चलती थी, उर्दू चलती थी, यूं अपने घर में वे अवधी बोलते थे। देखो, ठीक है ना, कि उर्दू भी चलती थी, हिंदी भी चलती थी, अवधी भी चलती थी। वातावरण ऐसा था उस समय कि सब लोग बहुत ही निकट थे, लेकिन आज की स्थिति देखकर ऐसा लगता है जैसे वो सब सपना था और आज वो सपना खो गया। शायद वह सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और होती। हाँ, कि अगर वो सपना ऐसे, क्यों, जबकि वो सच की बातें हैं सारी, लेकिन ऐसे लगता है कि शायद वो सपना था, और वो सपना अगर सच हो जाता, कि कहने का तात्पर्य अगर आज भी स्थिति वैसी ही होती तो भारत की स्थिति कुछ और ही होती। आज जो इतने सांप्रदायिक दंगे होते हैं, इतने भेदभाव होते हैं सांप्रदायिकता के नाम पर, और उसकी वजह से सभी को परेशानियां उठानी पड़ती है, भले ही वो किसी भी धर्म के हों, तो ये सब कुछ नहीं होता, सभी मिलजुल कर रहते। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सांप्रदायिकता के भेदभाव में कुछ नहीं रखा, चाहे वो सांप्रदायिकता का भेदभाव हो या किसी भी चीज का भेदभाव हो, वो हमें नहीं करना चाहिए। सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए, तो किसी को भी कोई परेशानी ना हो, चारों तरफ शांति ही शांति हो, सुख ही सुख हो। ठीक है, तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब
ज़रूर करें। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।